हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि जो थर्ड लेक्चर हमारा हुआ था, उसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी, जिसका नाम था दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। तो वो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 था, वो बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस सेट है। तो उसमें हमने हार्डली आपके लिए टोटल 5 एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया था पिछले दिन, यानी कि पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आपके लिए सॉल्व किया था, और ये बोला था कि आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज ये वो लेक्चर दोस्तों जिसमें हम उनके बचे हुए जो एग्जांपल्स है, प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो बचे हुए एग्जांपल्स है, वो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज प्रैक्टिस सेट 5.2 टोटल कंप्लीट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रॉइड का आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या डालना है सबसे पहले, कि हमारा क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, करेक्ट है। तो प्रैक्टिस सेट वापस से दोबारा से हेडिंग डाल देंगे, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 हमारा चल रहा था दोस्तों, कल भी हेडिंग डाला था हमने, आज भी डालेंगे, क्योंकि वही चीज हम लोग आज भी कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आज जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक आपके हाथ में रहेगा, तो डेफिनेटली यू विल हैव द एडवांटेज ऑफ दैट, बिकॉज क्वेश्चन में लिखाता नहीं हूं, क्वेश्चन डायरेक्टली यहां पे मैं बताता हूं। तो आप क्वेश्चन भी साथ में रखिएगा अपना, और हम लोग जो सॉल्यूशन बताने वाले वो भी साथ में रखिएगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट के, वो आपको निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ऐसा बोल के रखा हुआ है, और जिसमें बोला है कि एक सेगमेंट्स है जो कि लाइन ज्वाइन कर रहा है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग किस प्रकार करूं, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये नेमिंग किस प्रकार करूं। तो लेट्स सपोज अपने मन से मैं मान लेता हूं कि मेरा एक लाइन होगा, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया, खाली उन्होंने 2 पॉइंट देके रखा है, अब वो पॉइंट के नाम भी दिए नहीं है, तो मैंने खुद से ही मान लिया कि चलो ये लाइन होगा, ये उसका पॉइंट होगा A और B। ठीक है ना, A और B उसके पॉइंट हो गए, और जो पॉइंट्स के नेमिंग यहां पे दिए हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यहां पे, सबसे पहला, ये पहला आपको तो पता ही होगा कि जो पहला होता है उसको हम लोग x1 और y1 लिखते हैं, और दूसरे वाले को x2, y2 लिखते हैं। और उन्होंने बोला है कि बीच में भी एक पॉइंट है, ठीक है, एक बीच में पॉइंट है, एंड वो जो पॉइंट जो बीच में है उसका जो नाम है वो हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। समझ लो मैंने ले लिया इसका नाम P(x, y), ऐसा हम लोगों ने ले लिया। ठीक है ना, तो हमें उसने जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो ये P क्या है, मिड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का, जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि x y जो होगा वो हमें निकाल के दिखाना है। P का कोऑर्डिनेट जो होगा x y, वो हमें निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले देखो हम करेंगे क्या, निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, पहला है 22, 20। ठीक है, ये x1 y1 का वैल्यू 22, 20 दिया हुआ है, दूसरा जो है 0, 16 उन्होंने देके रखा हुआ है। ये 2 वैल्यू उन्होंने देके रखा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप नजर देखो यहाँ पे डायग्राम के ऊपर, और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको याद होगा कि मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। कौन कौन से 3 फॉर्मूले थे, एक था आपका सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, और तीसरा था सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बोल के रखा है कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x का जो वैल्यू होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का जो वैल्यू होता है वो अगेन y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू डाल दो, x1 और x2 का वैल्यू दिया हुआ है, x1 इज 22 और x2 जो है आपका 0 है, तो 22 प्लस 0/2, और y का जो वैल्यू आएगा y1 प्लस y2, y1 है 20, y2 है 16, तो 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये x का, ये y का। तो x का आंसर सॉल्व कर लो इसको, 22 प्लस 0 22 ही होता है, 22 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 2 ये हो गया, और y जो होगा, y क्या आएगा, 20 प्लस 16 कितना होता है, 36। ठीक है, तो 36/2। अब इसका x का वैल्यू आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 2 यानी कि 11, ये आ गया x का वैल्यू। y इज इक्वल टू 36/2 यानी कि y इज इक्वल टू 18, यानी कि इन शॉर्ट आपका जो p कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आना चाहिए x, y, वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 11, 16, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। 11, 18, सॉरी 18 है ना, ये मैंने गलती से 16 लिख दिया, 18, 11,
18 इज योर फाइनल आंसर। तो कितना आसानी से, कितना इजीली हम लोग ने इसका आंसर निकाल लिया, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि यही एक मेथड है कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे जिसमें मिड पॉइंट का जिक्र किया है, तो आपको यही मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 11,18 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7th वन, जिसमें आपको पूछा हुआ है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो अब सेंट्रॉइड आ गया, और ये मैंने बोला था ना कि ये जो आज का वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी बोला था बिकॉज कि ये जो हमारा वीडियो है इसमें आपको सेंट्रॉइड भी निकालना हम सिखाएंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल निकालना है हम लोग को, और इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसके अंदर 3 और क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक ही है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन उसमें 3 सब क्वेश्चन पूछे हुए, 3 एग्जांपल्स पूछे हैं, लेकिन एक ही एग्जांपल कराऊंगा, बाकी 2 आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप होमवर्क कर सको और प्रैक्टिस कर सको। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को रफ करते हैं फटाफट से, एंड रफ करने के बाद मैं फटाफट से आपको लेके चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसको रफ करने दो। ठीक है, ओके, हेडिंग डालेंगे 7th क्वेश्चन का। ठीक है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके पहले का भी जो लेक्चर हमने बनाया था दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और ये भी जो लेक्चर है ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि दोस्तों इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, बस आपको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है, ये करके कि आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट लगाए और थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज और आपका प्रैक्टिस ये दोनों जब मिल जाएंगे ना, तो आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं 7th क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला 7th क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। अब ये ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड निकालना है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो पहला हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क में देंगे। तो पहला जो है उसका जो वैल्यूज है वो देके रखा है, 3 पॉइंट्स का वैल्यू देके रखा है, तो हमने मान लिया कि चलो पहला पॉइंट होगा ए नाम का, ABC, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा आपको, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। ठीक है ना, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल होगा ना, तो ट्राइंगल बनता कैसे आपको सभी को पता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं एक रफ ट्राइंगल भी बना के दिखा दूं आपको, तो ये होगा ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम होगा ABC, और ये उसका होगा बीच का पॉइंट जिसका नाम है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, बीच का नाम G होगा, तो हम लोग को निकालना है। तो इसमें A का वैल्यू जो है वो उन्होंने देके रखा है, पहला क्या देके रखा है उन्होंने, -7,6 जो के रखा है, जो कि हमारा क्या होता है, x1 होता है, y1 होता है, x1, y1, समझ में आ रहा है, x1, y1। उसके बाद B होता है, तो B का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, B का वैल्यू दिया है उन्होंने, कितना दिया है, कहाँ गया, सॉरी, हाँ 2, -2, तो B का वैल्यू उन्होंने देके रखा है 2, -2। B ऐसा बोला नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हमारा B है 2, -2, जिसका नाम क्या होगा, x2, y2। ठीक है, वैसे C का वैल्यू भी दिया है उन्होंने, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है C का, जो कि दिया हुआ है 8, 5। ठीक है, तो 8, 5 जो कि हो जाएगा हमारा x3, y3। तो ये देखो 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास है, A का है, B का है, C का है। आपको जो बीच का सेंट्रॉइड है G, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, वी नो दैट, हमने सीखा है दोस्तों सेंट्रॉइड फॉर्मूला कि x का जो वैल्यू आता है वो आता है तीनों x को प्लस करके, यानी x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। वैसे y का जो वैल्यू आता है वो भी तीनों को प्लस करके आता है, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से तो डाल देते हैं तीनों का वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा तीनों का वैल्यू यहाँ पे करता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3, ये x1 है -7 प्लस, फिर x2 किधर है, देखो x2 कितना है 2, प्लस क्या है x3 8 है, तो +8 डिवाइड बाई 3। वैसे ही y का करेंगे, तो y का कितना आ जाएगा, तो y की अगर बात करें तो y1 + y2 + y3, तो y1 कितना है 6, ठीक है, प्लस y2 है -2, यानी कि हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2, एंड तीसरा है y3 यानी कि +5। ठीक है, +5 डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। -7 + 2 कितना होता है, -5 + 8, -7 + 2 होता है -5। ठीक है, -5 + 8 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे y = 6 - 2 होता है 4 + 5 डिवाइड बाई 3। अब आ जाएगा आंसर, देखो -5 + 8 यानी कि हो जाता है 3, तो 3/3, और y = 9/3। करेक्ट है, तो x = आ गया 1 यहां से, और y = आ गया 3। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट जो आ गया g का, जो हमें सेंट्रॉइड निकालना था x, y जिसका नाम था, ठीक है ना, वो कितना आ गया 1, 3।
क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने सॉल्व किया। यही हम लोग का सेंट्रॉइड निकालने का मेथड दोस्तों, ये बहुत इजीली हमने निकाल लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं 1,3। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। 3 कोऑर्डिनेट जब भी देते हैं आपको, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट दिया है, अगर PQR दिया है, चाहे ABC दिया है या फिर नाम नहीं दिया है, डायरेक्टली 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपको सेंट्रॉइड ही कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है कि फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, इस प्रकार जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, तो ऐसा पूछा भी जाता है और आपको कैलकुलेट करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 का पहला एग्जांपल जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे और आपको पूछा था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो आपने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमने करा दिया, सेकंड और थर्ड एग्जांपल जो कि सेम इसी प्रकार आपको करना है, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, तभी आप आगे निकल पाओगे बाकी लोग से। क्योंकि बाकी लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नॉलेज जो है वीक पड़ जाएगा, क्योंकि हम जो चीज अपने हाथों से प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है और हमारे आंखों के सामने से गुजरता है, तो हम अपने हाथों से अपने आप लिख सकते हैं उस चीज को। ये चीज करके देखना, ठीक है? और जो सिर्फ वीडियो देखेगा और डायरेक्टली एग्जाम में बैठ जाएगा पेपर देखने के लिए, तो शायद मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। क्योंकि देखो, देखा हुआ चीज जो है कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, स्टेप्स याद नहीं आते, क्योंकि जो चीज हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा याद रहता है। तो ये बोर्ड के लिए मैं आपको गुरु मंत्र बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम है आपका, अदरवाइज बाकी टेंशन नहीं होता, लेकिन बोर्ड है दोस्तों, हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है? सीधा लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, किस तरह सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन पूछा है हमें, तो ये हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, अगेन ABC नाम का उन्होंने बोल के रखा है, और उसमें A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यानी एक ट्राइंगल में आपको ABC 3 होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A और B का, और आपको C जो है तीसरा वो पूछा है कैलकुलेट करके दिखाओ। बदले में उन्होंने G का वैल्यू देके रखा है, यानी सेंट्रॉइड का वैल्यू देके रखा है, कोऑर्डिनेट्स देके रखा है। तो चलिए निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। तो सबसे पहले इस बोर्ड को मैं रफ कर लेता हूं, क्लीन कर देता हूं, फिर आपको लिए चलता हूं अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? तो ध्यान से देखना दोस्तों, बस ये एग्जांपल और इसके बाद और एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा। तो वीडियो काफी मजेदार है, काफी सिंपल जा रहे हैं हम लोग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत पसंद भी आ रहा होगा ये वीडियो, ठीक है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, जिसका नाम है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8। एक सेकंड मुझे दे दीजिए खाली, ठीक है? हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी मार्कर को चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको भी देखने में, ठीक है? ओके, लेट्स चेंज द मार्कर, कलर मैंने चेंज कर लिया। ओके, अब क्या है अगला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैंने बोला कि आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, समझ लो। तो ट्राइंगल मेरे को दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले समझ लो ये ट्राइंगल है, क्या नाम बोला है उन्होंने, ABC, जिसमें से A का उन्होंने कोऑर्डिनेट देके रखा है। तो A का जो कोऑर्डिनेट है उन्होंने देके रखा है, तो A क्या हो जाएगा, मेरा पहला ही हो जाएगा, यानी कि x1, y1 हो जाएगा, जिसका उन्होंने कोऑर्डिनेट देके रखा है। क्या देके रखा है, x1 y1 का वैल्यू वो देके रखा है उन्होंने -14 और -19, -14 -19 ये उन्होंने देके रखा है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक और कोऑर्डिनेट है जो B का भी वैल्यू उन्होंने देके रखा है। तो B का जो वैल्यू है वो है x2 y2, ठीक है? तो B का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x2, y2 होगा, और इसका जो वैल्यू है उन्होंने देके रखा है वो है 3, 5। अब उन्होंने बोला है कि जो तीसरा कोऑर्डिनेट है C, जिसका वैल्यू क्या होता है x3, y3, ये हमें नहीं पता है, तो इसका हमें निकालना है, ये हम लोग निकालेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज देके रखा है, जो कि होता है सेंट्रॉइड। ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उन्होंने देके रखा है, जिसका नाम होता है G, ठीक है? तो G का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, जो कि होता है x, y, और इसका वैल्यू उन्होंने कोऑर्डिनेट जो है वो देके रखा है, जिसका है -4, -7, -4, ये उन्होंने देके रखा है। अब यही सब हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो एग्जांपल्स है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखो दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखना दोस्तों, ये वाले टाइप के एग्जांपल आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला एग्जांपल है। बोर्ड का मार्क्स ऐसे थोड़ी कोई देगा, फ्री में नहीं देगा, थोड़ा सा मेहनत आपसे भी करवाएगा, तो इसीलिए एग्जांपल बना है। तो आपको करना क्या है, पहले कंसेप्ट समझो। करना क्या है, मेरे पास पहले का ये है पॉइंट है, दूसरे का पॉइंट है, तीसरे का नहीं है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो यार चुपचाप ट्रायंगल दिया है, सेंट्रॉइड दिया, तो एक फॉर्मूला आपके जहन में आता है हमेशा, क्या नाम है फॉर्मूले का, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अप्लाई कर दो फॉर्मूला। क्या होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्या होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x = x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, और y = y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, यही फॉर्मूला है। अब वैल्यू जो है डाल दो, x का वैल्यू पता है, देखो x का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, क्योंकि सेंट्रॉइड दिया हुआ है ना, तो x का वैल्यू हमें पता है इस बार, जो कि है -4, तो x की जगह पे -4 लिखा, = x1 x2 मुझे पता है, देखो x1 पता है, x2 पता है, जो कि है -14 x1 है, x2 का वैल्यू पता है, देखो 3 है,
और x3 का वैल्यू मुझे पता नहीं है क्योंकि x3 अननोन है, तो ये मुझे निकालना है। तो x3 का वैसे ही रखूंगा और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 3। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद कॉमा y, तो y का वैल्यू देके रखा है, देखो y का वैल्यू है -7, डाल दिया -7 इज इक्वल टू y1 और y2 मुझे पता है, देखो ये y1 है तो -19 y1, फिर y2 क्या है, देखो y2 जो है 5 है तो y2 5 लिख दिया, और y3 मुझे पता नहीं है तो मैं उसको वैसे का वैसे ही रखूंगा और ये पूरे डिवाइड बाय 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इधर चला जाएगा सेम, ये वाला इधर चले जाएगा और सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा देखो ध्यान से, देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12 हो गया, ये इधर चला गया तो -12 हो गया, बीच में इक्वल है, लिख दिया बीच में इक्वल, ठीक है। -14 + 3 कितना होता है, -14 + 3 होता है -11, तो लिख दिया -11, ठीक है, और ये +x3 ये हो गया हमारा x वाला वैल्यू, कॉमा दे दिया। अब इसकी बारी, -7 इधर पहले से ही है, 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा -21 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू -19 + 5 कितना होता है, -14, ओके, और प्लस y3 उधर पे अकेला बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 21 है, ठीक है 21, अब ये -12 है इधर पहले से ही, ये -11 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +11, और उधर अकेला बच जाएगा x3, सेम कॉमा दे दो, -21 इधर पहले से ही है, -14 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +14, और उधर बच जाएगा y3 अकेला। अब इसको सीधा कर दो, x3 सामने ले लो, इज इक्वल टू -12 + 11 कितना होता है, -1, तो x3 -1 आ गया, कॉमा y3 अगर सीधा कर दूं मैं तो y3 सीधा ले लो पहले, -21 + 14 कितना होता है, -7, तो y3 कितना आ गया, -7, यानी कि इन शॉर्ट जो आपको कोऑर्डिनेट निकालना था x3 y3 कहां गया, x3 y3 किधर गया, ये रहा x3 y3, किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो c का जो वैल्यू है x3, y3 जो कि आपने निकाल लिया, क्या आ रहा है, -1, -7, और यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको देखो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी तरीके से मैंने इसको लिखा है, एंड इससे सिंपल मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कुछ भी चीज होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखो, अच्छे से देख लो, टाइम दे रहा हूं आपको देखने के लिए, अच्छे से देख लो, और इसको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलते हैं अभी हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां एग्जांपल। उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सीधा लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि हम नजर डालते हैं अगर, तो आप 9th एग्जांपल जो कि इसके बाद का है, 8वां के बाद 9वां एग्जांपल देखोगे तो इसमें मेरा सेम ही क्वेश्चन है कि आपको एक ट्राइंगल है, ए बी और सी 3 कोऑर्डिनेट्स है ट्राइंगल के दिए हुए हैं, आपको सेंट्रॉइड का वैल्यू, जी का वैल्यू इस बार दिया हुआ है अगेन, और आपको क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है और एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बस उसके कोऑर्डिनेट्स में ही कुछ क्या है, अननोन नंबर्स है। तो सेम उसी प्रकार आप क्या करोगे, जैसे ये हमने सॉल्व किया है 8वां एग्जांपल, सेम इसी प्रकार, सेम टू सेम इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। बस ये करना है कि यहां पे आपको सेंट्रॉइड का जो वैल्यू दिया था और यहां पे x3 नाम का अननोन दिया है ना, वहां पे उन्होंने h और k नाम का अननोन दिया हुआ है, तो सेम इसी सॉल्व करना है, आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कोई भी घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सेम है एग्जांपल, इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं कराऊंगा, या आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं एक ही एग्जांपल, एंड चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और आपको कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको अगर पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। व्हाट डू मीन बाय ट्राइसेक्शन? आपने अभी भी जितने भी देखे हैं वो बाइसेक्शन देखे, यानी कि अगर एक लाइन है तो लाइन के अंदर 2 अगर पॉइंट है ए और बी नाम के, तो हमेशा ऐसा पॉइंट देखा है कि वो ये 2 हिस्से में डिवाइड कर सके उसको, या तो सेक्शन फॉर्मूला वाला या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इसमें वो क्या कर रहा है पता है क्या, ट्राइसेक्शन कर रहा है, यानी कि 2 पॉइंट बीच में आ जाएंगे, यानी कि मेरा सेगमेंट होगा कोई ए बी नाम का या फिर जो भी नाम का, तो उसमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ये पॉइंट्स आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ जाएगा, जिसका नाम बोला है उन्होंने पी क्यू। तो इस तरह से आपको करना है सॉल्व। तो चलते हैं सॉल्व कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोर्ड को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्यों करेंगे यार, पूरा ही कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं 10वां क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सबसे अलग एग्जाम्पल है अब तक का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये अगर पूछ लिया आपको और पूछेगा तो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछेगा, यूजुअली 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लेवल तक पूछ ले। बोर्ड का लेवल थोड़ा सा टफ होता है ज्योमेट्री में, खासकर अगर बात करें, अलजेब्रा तो इजी आता है, लेकिन ज्योमेट्री का थोड़ा सा अक्सर मैंने देखा है, नोटिस किया है, 2-3 साल का पुराना पैटर्न भी देखा है, तो वो लोग अक्सर
थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस कभी कभार डाल देते हैं, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसके चांसेस कम होते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। इसके लिए मैं आपको ये चीज भी करा रहा हूं जिसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन वाला सम। तो ये बहुत सिंपल है तो सिंपल लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो ध्यान से देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10वां एग्जाम्पल, जो कि हमारे आज के लेक्चर का आखिरी एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसके बाद का जो भी एग्जाम्पल है सेम इसी प्रकार है, तो आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो वापस से एक बार क्वेश्चन में रिपीट करा दूं, क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, उन्होंने बोल के रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के लिए मतलब समझना पड़ेगा कि समझ लो हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों, एक लाइन है, और वो जो एक लाइन है उसका नाम मैं दे देता हूं, समझ लो ए और बी, ठीक है, ए और बी मैंने दे दिया उसका नाम। अब उन्होंने बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट है उसको इस तरह से कट किया गया है कि वो ट्राई सेक्शन बन जाए, यानी कि 3 फॉर्म हो जाए। तो यहां पे मतलब मुझे 3 बनाने के लिए उसके बीच में 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये बन गया एक हिस्सा, ये एक हिस्सा बन गया और ये एक हिस्सा बन गया, तो बन गया ना ये ट्राई सेक्शन। और वो जो ट्राई सेक्शन करने के लिए जो हमने यूज जो किया है ना यहां पे, वो हमें अपने हिसाब से पॉइंट ले लेना है। तो लेट सपोज मैं पॉइंट ले लेता हूं P नाम का और Q नाम का, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमें करना है और हमें निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये P और Q जो है इसका हमें कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो है एग्जैक्टली बहुत सिंपल, बस आप ध्यान से देखो। तो सपोज हम मान लेते हैं यहां पे कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, सपोज हमने मान लिया ए और बी का तो वैल्यू हमें दिया हुआ है, वो डाल देता हूं मैं, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए क्या होगा, सबसे पहले तो ए मेरा x1, y1 होगा, जैसे हमेशा हम लोग करते हैं। ये होगा x2, y2। इसका जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं। ए का जो वैल्यू दिया है उन्होंने वो दिया हुआ है 2, 7, ये लिख लो 2, 7। और बी का जो वैल्यू उन्होंने देके रखा है वो दिया है हमें -4, -8। ये 2 वैल्यू उन्होंने देके रखा है। पी और क्यू हमने ले लिया कि वो चीज क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ट्राइसेक्ट करेगा। तो सपोज यहां पे मैं ऐसा पॉइंट भी लिखता हूं, सपोज ये जो हमने डायग्राम बनाया, तो सपोज पॉइंट P एंड Q, ऐसा हमने लिख रहे हैं यहां पे कि सपोज जो है मेरा पॉइंट P और Q ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 ही हिस्सों में करना, लेकिन ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 हिस्सों में करना। तो सपोज ये जो मेरा पॉइंट Q और P और Q मैंने जो ले लिया है वो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है द सेगमेंट A और B। ए और बी को क्या कर रहा है, ये कर रहा है ट्राइसेक्ट। इसके लिए हमने ये लिख दिया, नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस चीज को लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद ये चीज आपने बता दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे ट्राइसेक्ट करने के बाद एक चीज हमें क्लियर हो जाएगा कि जो एपी का जो हिस्सा होगा, एपी का जो लेंथ होगा वो सेम होगा पीक्यू के बराबर, और पीक्यू का जो लेंथ होगा वो सेम होगा क्यूबी के बराबर, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं लेट दिस वैल्यू एपी, पीक्यू और पीबी, लेट ये तीनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू एक्स होगा। मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना ये कितने बड़े हैं, मुझे पता तो नहीं है, तो मैंने मान लिया कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, एक्स के बराबर है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो मतलब आपको याद होगा कि अगर हम सेक्शन फॉर्मूले भी कंसीडर करते हैं तो एक रेशियो निकलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक रेशियो की, जो कि मैं लेता हूं एपी, ठीक है, ये एपी लेता हूं और ये पूरा पीबी लेता हूं, ठीक है ना, ये मैं पूरा एपी लिया और उसके नीचे अगर मैं पूरा पीबी लेता हूं, तो एपी और पीबी का मतलब क्या हो जाएगा, एपी का वैल्यू तो एपी ही रहेगा इतना, लेकिन ये पी और बी जो रहेगा वो पी क्यू प्लस क्यू बी रहेगा, यानी कि ये पीबी के जगह पे, ये पी और बी के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको x अपॉन x प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 2x। समझ में आ रहा है। तो x अपॉन 2x में x और x अगर कैंसिल हो जाते हैं तो इन शॉर्ट क्या बच रहा है कि AP जो होगा अपॉन जो PB होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा AP और PB का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:2 रहेगा। समझा ये चीज, क्या बोला मैंने, क्या रहेगा ये, 1:2 रहेगा। इसका मतलब हमें एक रेशियो मिल गया m/n जैसा, ठीक है, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जब मुझे अगर कोई रेशियो मिल जाता है, अगर आपको मैंने बताया था, याद होगा अगर आपको, तो मैं जब कोई भी रेशियो मिल जाता है तो रेशियो मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसका सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देखो, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला किसमें, एक एपी का पॉइंट और ये पूरा पीबी का पॉइंट, तो पी एपी का जो रहेगा वो 1 रहेगा और इतना जो रहेगा 2 रहेगा, तो ये 1:2 का आ गया, यानी कि m और n का वैल्यू 1:2 आ गया। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही होता है फॉर्मूला, याद होगा आपको अगर, ठीक है ना, my2 प्लस ny1 अपॉन
m प्लस n, ये फॉर्मूला है हमारा सेक्शन का जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे इस चीज को, अगर आप देखोगे ध्यान से तो बस आप एक बार नजर डाल के रखिए इस चीज के ऊपर जो कि क्या चल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज कि ये जो वैल्यूज है इसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज है वो फिलअप कर देते हैं। तो m का वैल्यू है ये 1:2 का मतलब होता है m/n, यानी कि m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है, ये तो हमें पता है ना, ये सब ऑलरेडी हमने बेसिक चीज पढ़ा हुआ है पहले से। तो m के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। x2 का वैल्यू पता है क्या, देखो x2 का वैल्यू -4 है, डाल दिया, प्लस n मल्टीप्लाई बाय x1, तो n इस बार 2 है तो 2 डाल दिया, और x1 कितना है, देखो x1 दिया है 2, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और नीचे m प्लस n है यानी कि हो जाएगा 1 + 2। सेम y के लिए भी वैसे ही कर दो, तो y = m/2। देखो ध्यान से देखो, m जो है m/2, तो m कितना है हमारे पास 1 है, तो 1, y2 कितना है, देखो y2 है -8, डाल दिया -8। देखो थोड़ा सा क्रिटिकल है, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जाम्पल है तो सिंपल, लेकिन ये लेंथी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई में ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल था। ठीक है, बस आप पेशेंस रखो थोड़ा सा। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, 1 × -8 हो गया, फिर बीच में प्लस है, फिर n मल्टीप्लाई बाय y1 है, तो n कितना है 2 है, यहाँ पे दिख रहा है ये रेशियो आ गया ना m और n का, तो ये m है 1, n 2 है, तो n की जगह पे 2 लिख दिया, और y1 कितना है, देखो y1 हमारा 7 दिया हुआ है, यहाँ पे डाल दिया 7, और नीचे m + n है, यानी कि m + n यानी कि 1 + 2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा। शॉर्टकट मतलब आपको पता ही है ये सब चीज कि बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है, तो इधर पे सॉल्व कर लेता हूं इसको। तो 1 - 4 कितना होता है, -3 होता है, -3 प्लस, ठीक है लिख लेता हूं चलो, तो -3 + 4/3 ये हो गया, y = -8 + 14/3। इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये सब वैल्यू कैसे आ रहा है। ठीक है, अब x = -3 + 4 कितना होता है 1, तो 1/3 आ गया। y = -8 + 14 कितना होता है, -8 + 14 होता है हमारा लगभग कितना होता है 6 होता है, करेक्ट है 6 होता है ना, हाँ, तो -6 बाय कितना आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे, ओके ओके कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेट्स सी क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, वही मैं सोचूं मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पे हो जाता है कभी कभी दोस्तों गलती, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है, -4 होता है ना, मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया गलती से, पूरा गड़बड़ी इधर ही हो गया। -4 + 4 कितना होता है 0 होता है, 0/3 इज नथिंग बट 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। और y में क्या आ जाएगा, y = -8 + 14, तो 14 - 8 कितना होता है दोस्तों 6 होता है, तो 6/3 का मतलब होता है 2, तो y = 2 आ गया। समझ में आया, तो x0 और y2 ये किसका वैल्यू आया, ये जो x और y का जो वैल्यू है वो किसका आया, वो आपने क्या लिया था, क्या लिया के लेके सॉल्व किया आपने, इसका p का लेके सॉल्व किया, AP लिया ना, तो ये जो p का वैल्यू आपने लिया ये आया x, y, इस बार जो आया 0, 2, मतलब आपने ये p का वैल्यू निकाला, तो p का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया x, y = 0, 2। अब ये सिर्फ p का वैल्यू मिला है दोस्तों, आपको q का भी निकालना है। आपको बोला था क्वेश्चन में, ये बोला है कि p और q दोनों का निकालने बोला है, लेकिन अभी ये जो इतना आपने सॉल्व किया सेक्शन फॉर्मूला लगा के, उससे आपको सिर्फ p का वैल्यू मिला, लेकिन q का बाकी है, तो q का कैसे निकालोगे। आप देखो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला दोस्तों, बहुत छोटा सा स्टेप बचा हुआ है। अब p का वैल्यू एक बार आ गया, यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं, p का वैल्यू आ गया, q कैसे निकालोगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सिर्फ p और b को कंसीडर करूं, ठीक है ना, ये जो मेरा p और b का जो लाइन है वो अगर मैं कंसीडर करूं, तो p और b के बीच में एग्जैक्टली q है, करेक्ट है ना, क्योंकि pq और qb बराबर है ना, तो q क्या है मेरा, q इज मिड पॉइंट, q इज मिड पॉइंट ऑफ pb, q क्या है मिड पॉइंट है pb का, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या होता है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। आप कंफ्यूज आप लोग ये नहीं होना कि ये x1 मत ले लेना, अब इसके लिए मेरा ये x1 बन गया, ये x2 बन गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब मैं सिर्फ p और q ले रहा हूं ना, p और b ले रहा हूं, तो ये p वाला जो पार्ट है वो x1 y1 मानूंगा, और b वाला जो पार्ट है वो x2 y2 मानूंगा। समझ में आ रहा है, तो वैल्यू डाल दो। x1 क्या है, ये देखो अभी भूल जाओ, एक a भूल जाओ, a से कुछ भी मतलब नहीं है हमें, पहले था अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ p और b के बारे में ही देख रहे हैं। तो p मेरे लिए x1 y1 है, ये मेरे लिए x2 y2 है, ठीक है। तो अगर ये x1 y1 है तो मेरे लिए x1 क्या हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा -4, यानी कि 0 - 4/2, और y = y1 + y2, तो y कितना है 2 + 2 - 8, तो 2 - 8/2, तो कितना आ जाएगा, यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, देखो जगह खत्म हो गया लेकिन आंसर भी खत्म हो रहा है। देखो 0 - 4 कितना होता है -4, तो -4/2 जो होता है, तो x का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू आ गया, वैसे ही y का वैल्यू आ जाएगा यहां से
2 माइनस 8 कितना होता है -6, और -6 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट -3, तो y का आंसर आ गया -3। तो x -2 y -3, ठीक है। तो -2 -3 जो है वो q का वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो उसको लास्ट में लिख सकते हो आप कोऑर्डिनेट बना के कि q इज इक्वल टू, q का जो कोऑर्डिनेट है -2 -3। समझ में आ गया दोस्तों? लास्ट में मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन आप समझ लोगे उसको, मैंने बोल दिया यहाँ पे कि क्या है, तो उसको आप यूटिलाइज कर लेना और जरूर से इसको लिख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये होता है समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है, लोग बोलते हैं हार्ड है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है सॉल्व करना। आप देख सकते हो पूरा बोर्ड भर गया, ठीक है। आप भी जब सॉल्व करोगे नोटबुक में तो भी आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा है, पर एक्चुअली कोई बड़ा नहीं होता है। बस आपको क्या लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। 1 या 2 बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसके बाद स्टेप क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। क्या खेल है, किसका खेल है, फॉर्मूला का खेल है। सब फॉर्मूला याद रहेगा तो चुटकी बजाते ही आप सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर को भी मैं समाप्त करता हूं दोस्तों, क्योंकि इसके आगे के जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी प्रकार के एग्जांपल है। जैसे इसमें हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। कुछ भी फर्क नहीं है, सेम प्रोसेस है, बस आपका थोड़ा ये जो लेंथी बन गया है ना वो थोड़ा सा और लेंथी बन जाएगा, और कुछ फर्क नहीं है। तो वो 2 एग्जांपल भी आपको लेके छोड़ रहा हूं मैं, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, जरूर से करना, कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। तो आज के लिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारा आज जो मेहनत हमने आपके लिए की है ये आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी से लगा भी होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके अपनी राय और सजेशन जरूर से बताना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, मेहनत हमारी अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को दिल से एक बार लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, सबको शेयर कर देना, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इतना डे टू डे मेहनत करते हैं उनके लिए, और उन तक वीडियो ना पहुंचे तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और मैं देख भी रहा हूं कि 10th का वीडियो रीच नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, देख रहे हो, और आप अगर 10th के नहीं हो, ऐसे ही आपने जस्ट फॉर नॉलेज आपने अगर 10th का वीडियो ओपन कर लिया है, आप 8th के हो, 9th के हो, या फिर आप आगे के स्टैंडर्ड के हो, तो प्लीज़ ये सही हाथों तक वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि मेरा जो सपना है कि मैं हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पे अपने महाराष्ट्र के स्टूडेंट जितने भी वहां तक मैं क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ वहां तक ये वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में एंड रिलेटिव्स में होंगे सबको शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।